हेलो स्टूडेंट, हम लोग 10th क्लास में इतिहास देख रहे थे और इतिहास के 4 अध्याय हम लोग समाप्त कर चुके हैं। हम लोग को इतिहास का 5वां और आखिरी अध्याय को देखना है। इसके पूर्व 4 अध्याय हम लोग पढ़ भी चुके हैं, उस पर डिस्कशन भी कर चुके हैं तथा उसका नोट्स भी हम दे चुके हैं। अब 5वें अध्याय की यदि बात करें, अध्याय 5 और लेसन का नाम है मुद्रण का इतिहास। मुद्रण का इतिहास, इसके अंतर्गत हम लोगों को जानना क्या है? इस लेसन के अंतर्गत हम लोग जानना है कि जो मुद्रण है वह मुद्रण क्या है तथा मुद्रण का इतिहास क्या है, यानी कि मुद्रण कब से प्रारंभ हुआ। तो सर्वप्रथम हम इसमें जानने का प्रयास करते हैं कि मुद्रण क्या है। मुद्रण क्या है? तो यहां पर मुद्रण को साधारण रूप में जो परिभाषित किया जा सकता है कि मुद्रण क्या है, तो मुद्रण बड़े पैमाने पर प्रतिकृति बनाने की प्रक्रिया है। जिसके अंतर्गत लिखित सामग्रियों या छवियों के आदर्श रूप या सांचे का प्रयोग कर बड़े पैमाने पर प्रतिकृतियां बनाई जाती हैं। अब इसके अंतर्गत देखिए कि क्या हो रहा है। तो मुद्रण हम किसे कहते हैं? अगर इसको यानी इस डिफिनीशन को, इस परिभाषा को हम तोड़ने का जब प्रयास करते हैं तो हम पाते हैं कि मुद्रण जो लिखित सामग्री होती है, जो हाथ से लिखित सामग्री होती है, जो अच्छे भाव और विचार होते हैं जिसको लेखक लिखते हैं, या फिर कोई छवि हो। छवि का मतलब होता है चित्र। उसके आदर्श रूप, यानी कि जो अच्छा चीज है उसके आदर्श रूप का हम लोग क्या बनाते हैं? सांचे बनाया जाता है। और उस सांचे का प्रयोग करके, उसी सांचे का, यानी कि जो लिखित सामग्री है या छवि है, उसके आदर्श रूप या सांचे का प्रयोग करके क्या किया जाता है? बड़े पैमाने पर उसी प्रकार की, जिस प्रकार की लिखित सामग्री है या छवि है, उसी प्रकार की बड़े पैमाने पर प्रतिकृतियां बनाई जाती हैं। और उसी प्रतिकृति बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मुद्रण कहा जाता है। इसके अंतर्गत हम लोगों को क्या देखना है कि मुद्रण का इतिहास क्या है। तो अब चलते हैं मुद्रण का इतिहास। मुद्रण का इतिहास, तो मुद्रण की अगर इतिहास के आईने में झांकने का प्रयास करेंगे तो मुद्रण प्राचीन काल से होता रहा है। अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में सुलेखन का काम होता था, खुशनवीसी का काम होता था। सुलेखन का अर्थ किताब में इस्तेमाल किया होगा, सुलेखन, इसके लिए शब्द इस्तेमाल किया होगा खुशनवीसी, जिस पर खुशखत किसको कहते थे? सुलेखक को कहते थे। यानी
जो सुलेखन लिखने वाले थे उसे सुलेखक और उसको खुशखत या कातिब कहते थे, या कातिब कहते थे। ये जो कातिब होते थे वह बेलम एक बेशकीमती चीज था जिसको बनाया किसे जाता था, इसको चर्म पत्र भी कहा जाता था, जो मृत जानवरों की चमड़ी से बनाया जाता था। यह बहुत ही बेशकीमती था, इसकी कीमत ज़्यादा थी। तो सुलेखक क्या करते थे कि यूरोप के देशों में सुलेखक बेलम पर अपने हस्त से यानी कि हाथों से हस्तलिपि तैयार करते थे, और इन हस्तलिपियों को हम लोग क्या कहते थे, पांडुलिपि कहते थे, पांडुलिपि कहते थे। यानी पांडुलिपि पर कभी कभी बहुविकल्पी के अंतर्गत प्रश्न पूछा जाता है, कभी कभी खुशनबीसी पर पूछा जाता है, कभी कभी खुशखत पर भी पूछा जाता है। पांडुलिपि क्या होती है, तो जो हस्तलिखित प्रतियां हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, पांडुलिपि के नाम से जानते हैं। हस्तलिखित प्रतियां, हस्तलिखित प्रतियां, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पांडुलिपि कहते हैं। तो यूरोप के देशों में जो सुलेखक होते थे वह क्या करते थे कि बेलम पर, जो चर्म पत्र से बना हुआ होता था, बेलम पर अच्छे सजावटी तरीके से वह हाथ से लिखाई का काम करते थे, जिसे हम लोग पांडुलिपि के नाम से जानते थे। इसी प्रकार से अगर हम यूरोप के देश की बात के बाद हम अगर भारत की बात करें, तो भारत में भी चाहे भोजपत्र की बात करें, चाहे ताम्रपत्र की बात करें, चाहे पेड़ों की छालों पर बात करें, इसी तरीके से हाथ से लिखाई किया जाता था, इसी प्रकार की पांडुलिपियां तैयार की जाती थी। तो अगर इसके इतिहास में को देखने का भारत में अगर इसकी बात करें तो जैसे कि हम लोग वैदिक काल के अंतर्गत देखते हैं, या फिर हम देखते हैं कि विश्व का प्रथम साहित्य देने वाला भारत, जिसको चार वेद दिया और विश्व का सबसे प्राचीन साहित्य के रूप में जाना जाता है वेद को। तो जाहिर सी बात है कि वेद तो किसी न किसी चीज़ पर लिखे गए होंगे, चाहे भोजपत्र की बात करें, चाहे ताम्रपत्र की बात करें, चाहे पेड़ों की छालों की इस्तेमाल करके बात करें। अगर हम मौर्य सम्राट अशोक की बात करें, जो महान सम्राट रहा है, अगर सम्राट अशोक की बात करें तो तमाम तरह के शिलालेख प्राप्त हुए हैं, स्तंभ लेख प्राप्त किए हैं। यानी कि शिलालेख क्या होते थे, पत्थर के टुकड़ों पर लिखाई किया जाता था। तो इस प्रकार से प्राचीन काल में लिखावट का काम किया जाता था। लेकिन यह जो काम था, चाहे ये सुलेखन का काम चाहे यूरोप में होता था या फिर भारत में होता था, यह बहुत ही खर्चीली होती थी, समय साध्य होती थी तथा श्रम साध्य होती थी। और यही कारण है कि बड़े पैमाने पर किताबें नहीं छापी जा सकती थी, बल्कि कुछ ही किताबें छापी जाती थी, जो कि बड़े लोग या कह सकते हैं कि अमीर लोग तथा विद्वानों के तक ही सीमित रहता था। जन सामान्य इन किताबों के संपर्क में नहीं आता था। या कह सकते हैं कि जो प्राचीन काल में जिस प्रकार से किताबें लिखी जाती थी वह खर्चीली होती थी, समय साध्य होती थी तथा श्रम साध्य होती थी, जिसके कारण वह जन सामान्य तक नहीं पहुंच पाती थी और जन सामान्य उन किताबों के संपर्क में नहीं आ पाता था। लेकिन हम देखते हैं कि मुद्रण का कब से प्रारंभ होता है, तो चीन की यदि बात करें, चीन की 594 ईस्वी में चीन में वुड ब्लॉक पर, वुड ब्लॉक का अर्थ होता है लकड़ी का तख्ती। वुड ब्लॉक पर स्याही रगड़कर एक ही प्रकार की बहुत सी प्रतिकृतियां बनाई जाती थी। यह प्रतिकृतियां क्यों प्रचलन में थी, तो देखिए, अगर हम चीन की बात करें तो सिविल सेवा प्रारंभ करने वाला चीन पहला देश है, क्योंकि वहाँ पर जितने भी अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति होती थी, उनकी नियुक्ति सिविल सेवा के माध्यम से होता था। और यही कारण है कि चीन में किताबों की आवश्यकता थी, ताकि ये जो
अधिकारी और कर्मचारी हैं जो सिविल सेवा देना चाहते हैं वह क्या कर सके, पढ़ सके। और यही कारण है कि चीन में 594 ईस्वी में क्या होता था कि वुड ब्लॉक पर स्याही लगा करके बहुत से प्रतिकृतियां बनाई जाती थी। तो इस प्रकार से अगर हम कहें कि मुद्रण की संस्कृति कहाँ आई, तो मुद्रण की संस्कृति चीन में आई। लेकिन ये वुड ब्लॉक का इस्तेमाल करके जो प्रतिकृतियां बनाई जाती थी, जो मुद्रण किया जाता था, तो वह एक ही पेज पर किया जा सकता था, दोनों पेज पर नहीं किया जा सकता था। और यही कारण है कि वहां पर चीन में इसके लिए एक एकार्डियन शैली का प्रयोग किया जाता था। यानी चीन में जिस मुद्रण होता था वह किस शैली में होता था, तो वह एकार्डियन शैली में होता था। यह जो 594 ईस्वी में जो मुद्रण की संस्कृति जो चीन में आया, यह संस्कृत चीनी या बौद्ध यात्रियों के द्वारा, जो चीन में बौद्ध धर्म यात्री थे, चीनी बौद्ध धर्म प्रचारक जो थे, वह 770 ईस्वी में जब जापान पहुंचे तो यह चीन की जो मुद्रण की संस्कृति है, जो मुद्रण की कला है, उसको जापान ले गए। और जापान में किया हुआ कि 868 ईस्वी में पहली पुस्तक डायमंड सूत्र नाम से प्रकाशित हुई। यानी यह जो संस्कृत है, जो 594 ईस्वी में जो वुड ब्लॉक का प्रयोग करके मुद्रण किया जाता था चीन में, वही कला कहाँ पहुँच गया, अब जापान पहुँच गया। कब पहुँचा, तो 570 ईस्वी में। किसके साथ पहुँचा, तो चीनी बौद्ध धर्म प्रचारक जो थे अपने साथ क्या किए, यह जो चीन का मुद्रण का कला है उसको जापान लेकर गए और जापान में इस कला का प्रयोग करके 868 ईस्वी में पहली पुस्तक डायमंड सूत्र का प्रकाशन किया। देखिए, अब चीन की बात करें चाहे जापान की बात करें, ये चीन है और ये जापान है, दोनों एशिया के देश हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि यह यूरोप में कैसे गया, तो उसके लिए हम देखते हैं 1295 ईस्वी में एक इटली का खोजी यात्री जो चीन की यात्रा पर आया था, वह चीन में जो मुद्रण की कला है उस कला का अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद वह क्या किया, वह अपने साथ, उसका नाम था मार्को पोलो। यह मार्को पोलो कौन था, तो इटली का खोजी यात्री था। यह चीन में मुद्रण की कला सीखने के बाद उसे कहाँ लेकर गया, वह 1295 ईस्वी में वह इटली लेकर गया तथा इटली में मुद्रण होना प्रारंभ हो गया। यानी कि मुद्रण की जो कला थी, चीन की जो मुद्रण की कला थी, वह चीन की मुद्रण कला अब यूरोप और यानी यूरोप के देश इटली में पहुंच गया। और इस तरह से यूरोप में भी इस मुद्रण की संस्कृति को या मुद्रण की कला के माध्यम से बहुत से किताबों का मुद्रित की गई। लेकिन इसमें अगर बात करें कि मुद्रण में सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी विकास कब हुआ, तो जर्मनी के स्ट्रेस वर्ग के एक निवासी था जिसका नाम था योहान गुटेनबर्ग ने 1430 ईस्वी में प्रिंटिंग यंत्र का निर्माण किया, प्रिंटिंग यंत्र का आविष्कार किया तथा 1448 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस यानी कि जो प्रिंटिंग यंत्र का जो आविष्कार किया था, उस आविष्कार के साथ जो मशीन थी उसके माध्यम से 1448 ईस्वी में प्रिंटिंग
प्रेस की स्थापना की, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। तथा इस तरह से हम देखते हैं कि जब यह यंत्र आया तो यह क्या होने लगा, अब प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना होना प्रारंभ हो गया। ये योहान गुटेनबर्ग जब प्रिंटिंग प्रेस यानी कि 1448 ईस्वी में जो प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया, उस प्रिंटिंग प्रेस से पहली पुस्तक बाइबिल को प्रकाशित किया, बाइबिल को प्रकाशित किया। अब प्रश्न ये उठता है कि यह यूरोप में तो प्रचार हो रहा है, अब भारत में यह प्रिंटिंग प्रेस की संस्कृति कब आई, तो हम देखते हैं कि 16वीं सदी में गोवा, 16वीं सदी में जो गोवा में पुर्तगाली आए तथा उन्होंने गोवा में ही प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किए, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किए। तथा पहली यानी कि भारत में पुर्तगालियों के द्वारा किस भाषा में पुस्तक प्रकाशित किया गया, तो कन्नड़ तथा कोंकणी भाषा में पहली पुस्तक प्रकाशित की गई। और इस तरह से प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद पूरे विश्व में क्या हो गया, मुद्रण क्रांति हो गया। यह है मुद्रण का इतिहास। यानी कि हम देख रहे हैं कि प्राचीन काल में यूरोप में किस प्रकार से मुद्रण होता था, तो बेलम के पत्र पर सुलेखक क्या करते थे कि हस्तलिखित प्रतियां तैयार करते थे, जिसको हम लोग पांडुलिपि के नाम से जानते थे। ठीक उसी प्रकार से भारत की अगर बात करें तो भारत में भी ताम्रपत्रों की बात करें, चाहे भोजपत्रों की बात करें, चाहे पेड़ की छालों की बात करें, उस पर लिखने का काम होता था, हाथ के द्वारा सुंदर सुंदर लिखने का काम किया जाता था, जिसको हम लोग पांडुलिपि के नाम से जानते हैं। लेकिन चीन की अगर बात करें तो 594 ईस्वी में चीन में वुड ब्लॉक पर स्याही रगड़ करके मुद्रण का कार्य किया जाता था। और यह मुद्रण, यही कारण है कि मुद्रण कहाँ प्रारंभ हुआ, यानी कि मुद्रण की संस्कृति कहाँ आई, तो चीन में आया। और यह चीन की जो मुद्रण की कला थी वह 770 ईस्वी में चीनी बौद्ध धर्म प्रचारकों के द्वारा वह जापान गया, और जापान में 868 ईस्वी में पहली पुस्तक डायमंड सूत्र नाम से प्रकाशित हुई। अगर हम बात करें कि इसमें या मुद्रण क्रांति कब से आना प्रारंभ हो गया, तो जब जर्मनी निवासी योहान गुटेनबर्ग ने 1430 ईस्वी में प्रिंटिंग यंत्र का निर्माण किया तथा 1448 ईस्वी में उसने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया, तब जाकर के पूरे विश्व में मुद्रण में क्रांति आना प्रारंभ हो गया। क्योंकि अब क्या होने लगा, बड़े पैमाने पर किताबों को प्रकाशित किया गया। जो किताबें पहले विद्वानों तथा अमीरों के पास हुआ करता था, या कह सकते हैं कि जो किताबें अमीर और विद्वान इस्तेमाल करते थे, अब क्या होने लगा, अब वह किताबें जन सामान्य तक पहुंचने लगी। अब क्या होने लगा कि किताबें बहुत भारी मात्रा में प्रकाशित की गई, चौक चौराहों पर, गली नुकड़ों पर तमाम तरह की किताबें बिकने लगी। और जो सामान्य जनवर्ग है, जो कि आज तक किताबों के संपर्क में नहीं आया था, वह भी किताबों के संपर्क में आ गया। तो यह है आपका मुद्रण का इतिहास। अब प्रश्न उठता है कि मुद्रण के कारण क्या प्रभाव पड़ा। तो हम कह सकते हैं मुद्रण का प्रभाव, तो जैसा कि हमने कहा कि मुद्रण की संस्कृति आने के पूर्व, या कहें कि मुद्रण क्रांति से पहले जो किताबें थी वह संभ्रांत लोगों तक सीमित थी, वह सामान्य जन के लिए उपलब्ध नहीं थी।
लेकिन जब मुद्रण क्रांति हुआ तो मुद्रण क्रांति के पश्चात किताबें सर्वसुलभ हो गई, जन सामान्य तक किताबें पहुंचना प्रारंभ हो गए, क्योंकि मुद्रण क्रांति के बाद भारी मात्रा में किताबों को प्रकाशित किया गया और इस प्रकार से देखा गया कि पूरे विश्व में जो जन सामान्य लोग हैं अब धर्म पर, समाज पर या राजनीति पर तर्क वितर्क करना प्रारंभ कर दिए। क्योंकि जो भी दार्शनिक हुआ करते थे, धर्म प्रचारक हुआ करते थे, समाज सुधारक हुआ करते थे, लेखक हुआ करते थे, उनके जो लेख होते थे, अच्छे विचार होते थे, वह जन सामान्य तक पहुंचना प्रारंभ हो गया। और इस तरह से क्या होने लगा, धीरे धीरे समाज में वैचारिक आंदोलन होना प्रारंभ हो गया, वैचारिक आंदोलन होना प्रारंभ हो गया, वैचारिक आंदोलन होना प्रारंभ हो गया। यानी कह सकते हैं कि अब क्या होने लगा, अब लोगों को यह विश्वास होने लगा कि जो निरंकुशवादी आतंकी राजसत्ता है, वह क्या हो गया है, वह उसके दिन अब लद गए हैं, यानी उनको समाप्त करने का अब दिन आ गया है। यही कारण है कि नाम है उसका, नाम भूल रहे हैं, मार्सिये है, सेबेस्ते मार्सिये है, सेबेस्ते मार्सिये क्या कहता है, सेबेस्ते मार्सिये कहता है कि हे निरंकुशवादी ताकतें, अब तुम्हारी कांपने का दिन आ गया है, क्योंकि जो कलम की जोर पर, एक मिनट, क्योंकि आभासी लेखक के कलम के जोर के आगे तुम्हारी सत्ता क्या हो जाएगी, हिल उठेगी। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, अब लोगों का विचार बदल रहा है, अब लोगों का यह तर्क वितर्क करना प्रारंभ कर दिए हैं कि जो निरंकुश राजतंत्र है उसको उखाड़ फेंकना आवश्यक है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम ये मार्टिन लूथर की स्टेटमेंट की बात करें तो मार्टिन लूथर क्या कहता है, मार्टिन लूथर कहता है कि मुद्रण ईश्वर का दी हुई सबसे बड़ी देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। यानी अब क्या होने लगा, अब हम मुद्रण की कला आने के बाद, मुद्रण क्रांति होने के बाद अब लोगों में वैचारिक मतभेद, वैचारिक आंदोलन होना प्रारंभ हो गया। जो धर्म में बुराइयां थी वह बुराइयां कहाँ तक पहुँचने लगी, अब लोगों तक पहुँचने लगी। जो समाज में की कुरीतियाँ थी, दकियानूसी विचारधाराएं थी, वह कहाँ तक पहुँचने लगी, अब जन सामान्य तक पहुँचना प्रारंभ हो गई। अब राजनीतिक परिवर्तन का आधार पैदा होने लगा। अब लोगों को समझ में आने लगा कि यह जो राजा है वह ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं है, बल्कि वह भी एक सामान्य वर्ग है जो क्या करता है, हम पर शासन करता है, लेकिन उसको भी वही अधिकार है जो कि हम लोगों को अधिकार है। यानी कि अब समानता की बात होना प्रारंभ हो गया, तर्क वितर्क होना प्रारंभ हो गया। तो प्रश्न उठता है कि इसके साथ ही यूरोप में क्या प्रभाव पड़ा। तो अगर हम देखें फर्स्ट की बात करें तो मुद्रण के बाद पहला प्रभाव यह पड़ा कि मुद्रण की संस्कृत आने के बाद नए पाठक वर्ग तैयार हुए। यानी जो अभी तक क्या थे, श्रोता थे, जो सुन करके, जो कि कोई कहता था उसको सुन करके आनंदित होते थे या सुन करके अच्छे भाव और विचारों को जानते थे। अब क्या हो गए, अब किताबें सर्वसुलभ होने के बाद वह भी पढ़ना प्रारंभ कर दिए, यानी कि वह भी पढ़ लिख करके आनंदित होना प्रारंभ कर दिए। अगर दूसरे की बात करें तो अब लोगों में, यानी कि मुद्रण की संस्कृत आने के बाद, मुद्रण की संस्कृत आने के बाद लोगों में पढ़ने का सगल उत्पन्न हुआ। सगल मीन्स होता है शौक, सगल मीन्स यानी कि अब क्या होने लगा, जो मुद्रण की संस्कृत आई, किताबें सर्वसुलभ हो गई, गली नुक्कड़ और चौराहों पर बिकना प्रारंभ हो गया, तो अब लोगों को शौक हो गया किताबें पढ़ने का। अगर हम तीसरे प्रभाव की बात करें तो तीसरा प्रभाव यह होता है कि जो दार्शनिक लोग थे या जो लेखक हुआ करते थे, जो अच्छे विचार
रखते थे, उनको लिखते थे और लिख करके उसको प्रकाशित करते थे और उसे जन सामान्य तक पहुंचाने का काम करते थे। यानी कह सकते हैं कि मुद्रण संस्कृत आने के बाद दार्शनिकों और लेखकों को एक माध्यम मिल गया, किससे जुड़ने का, जन सामान्य से जुड़ने का एक माध्यम मिल गया। अगर हम चौथे की बात करें तो चौथे में हम लोग देखते हैं कि मुद्रण आने के बाद, जैसा कि हम लोग अभी औद्योगिक युग पढ़ रहे थे, औद्योगिकरण का युग पढ़ रहे थे, जिसमें तमाम तरह के उद्योग को हम लोग देख रहे थे, तो उसके अंतर्गत तो विशेष रूप से कपड़ा उद्योग पर ही फोकस किया गया था, इसीलिए हमने कपड़ा उद्योग को ही बात किया। लेकिन उद्योगपतियों को, यानी कि उद्योगपतियों को मुद्रण यानी कि प्रिंटिंग प्रेस के रूप में एक नया उद्योग मिल गया। क्यों? जैसे कागज उद्योग की बात करें, प्रिंटिंग प्रेस की बात करें, तो यह कागज उद्योग स्थापित होना प्रारंभ हो गए, प्रिंटिंग प्रेस स्थापित हो गए, यानी कि एक नया उद्योग प्राप्त हो गया। अगर हम पांचवें की बात करें तो पांचवें के अंतर्गत देखते हैं कि मुद्रण की संस्कृत आने के बाद सबसे अहम चीज यही है कि मुद्रण की संस्कृत आने के बाद वैचारिक क्रांति हुआ। वैचारिक क्रांति हुआ और लोगों को यह विश्वास होने लगा कि जो निरंकुशवादी शासक हैं उनके अब दिन क्या हो गए, अब दिन समाप्त हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि लोग अब तर्क वितर्क करना प्रारंभ कर दिए, अब वाद प्रतिवाद करना प्रारंभ कर दिए, क्योंकि उनको तमाम तरह के जो दार्शनिक होते थे, जो लेखक होते थे, उनके विचार प्रकाशित होते थे और उनके जो दार्शनिक थे, लेखक थे, उनके विचार को वे लोग पढ़ते और सुनते थे। और यही कारण है कि उनको क्या होने लगा, अब विश्वास होने लगा कि निरंकुशवादियों की शासन अब समाप्त हो जाएगी। अगर हम छठवें की बात करें तो छठवें की बात करें तो जो धर्म सुधारक होते थे, जो धर्म में बुराइयां होती थी, जैसे अगर मार्टिन लूथर की बात किया जाए, हम इसको बाद में देखेंगे, मार्टिन लूथर की बात किया जाए तो मार्टिन लूथर क्या है? एक धर्म सुधारक है, धर्म सुधारक है। इसका स्टेटमेंट अभी हमने बताया कि मार्टिन लूथर ने मुद्रण को धन्यवाद देते हुए क्या कहा था कि मुद्रण ईश्वर की सबसे बड़ा देन है तथा यह सबसे बड़ा तोहफा है। तो तोहफा क्यों कहा? क्योंकि जो धर्म में व्याप्त बुराइयां हैं, समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं, उन बुराइयों को, धर्म में व्याप्त बुराइयों को, समाज में व्याप्त बुराइयों को लोगों के समक्ष रखना आसान हो गया। क्योंकि वह क्या करते थे, अपने विचारों को, चाहे धर्म में जो बुराइयां होती थी उन बुराइयों को, समाज में जो दकियानूसी विचारधाराएं होती थी उनको प्रकाशित करते थे और उस जो प्रकाशित किताबें होती थी वह जनसामान्य पढ़ता था और इस तरह से उनके अंतर्गत एक वैचारिक आंदोलन होना प्रारंभ हो गया। अगर हम सातवें की बात करें तो एक मिनट, हाँ, मुद्रण आने के बाद महिलाओं को भी पढ़ने का सगल उत्पन्न हुआ, यानी महिलाएं भी किताबों से जुड़ना प्रारंभ हो गई। क्योंकि अगर तत्कालीन यूरोप की बात करें तो तत्कालीन यूरोप में महिलाओं के से संबंधित, परिधान से संबंधित, चाहे खान पान से संबंधित तमाम तरह की पत्र और पत्रिकाएं महिलाओं के लिए प्रकाशित होती थी और यही कारण है कि महिलाएं भी अपने भविष्य के प्रति अब गंभीर होना प्रारंभ कर दी। अगर लास्ट की बात करें तो लास्ट में अगर हम देखते हैं तो सबसे अहम चीज रहा कि जो समाज में बुराइयां हैं, जो दकियानूसी विचारधारा है, जो धर्म में बुराइयां हैं, वह बुराइयां धीरे धीरे क्या होने लगी, धीरे धीरे लोग यह समझने लगे कि जो समाज में दकियानूसी विचारधारा है उसे क्या करना चाहिए, हमें परिवर्तन करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो मुद्रण की संस्कृति है, मुद्रण की संस्कृति आने के बाद यूरोप पर प्रभाव पड़ा। धन्यवाद।